एक आदमी रेंजर्स की भर्ती के लिए आता है। जब इंस्ट्रक्टर उसकी फाइल देखता है तो वह दंग रह जाता है। सैम की उम्र भर्ती की आखिरी सीमा पर थी और पहले भी कई बार मेडिकल में अनफिट होने के बाद भी अपनी जिद्द और जुनून के दम पर वो यहाँ तक पहुंच गया था। उसे एक अनुभवी सैनिक समझकर इंस्ट्रक्टर ने उसे टीम लीडर बनाना चाहा, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन समय कम था, इसलिए इंस्ट्रक्टर ने ज्यादा बहस नहीं की और उसे एक नंबर वाला कार्ड दे दिया। इसके बाद फर्स्ट सार्जेंट टॉरेस ने ऊंचे मंच पर खड़े होकर सबको नियम बताए। इन सैनिकों को यहाँ 8 हफ्तों की खौफनाक ट्रेनिंग से गुजरना होगा। इस दौरान उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति की आखिरी सीमा तक परीक्षा ली जाएगी। सिर्फ वही लोग अंत तक टिक पाएंगे जो घंटों चलने वाले इस मुश्किल टेस्ट का हिस्सा बनेंगे। इसे डेथ मार्च कहा जाता है। आखिर में जो भी सही सलामत फिनिश लाइन पार करेगा उसे ही रेंजर का बैच और सम्मान की निशानी ब्राउन बेरे टोपी मिलेगी। इसके बाद उनका एक बुरे सपने जैसा ट्रेनिंग का दौर शुरू हुआ। अलग अलग यूनिट से आए इन सैनिकों को हर दिन भारी बोझ के साथ दौड़ना और बर्फीले पानी में तैरना पड़ता था। साथ ही मुश्किल रास्तों को पार करना और शरीर को तोड़ देने वाली थकान झेलनी पड़ती थी, चाहे रात में भारी बारिश ही क्यों न हो। ट्रेनिंग कभी नहीं रुकती थी। कुछ लोग तो एक हफ्ता भी नहीं टिक पाए और उन्हें तुरंत बेस से बाहर निकाल दिया गया। जिनकी हिम्मत थोड़ी ज्यादा थी वो शायद 2 हफ्ते झेल गए, लेकिन जी जान लगाने के बाद भी अफसर उनके प्रदर्शन के आधार पर तय करते थे कि कौन रुकेगा और कौन जाएगा। इसी बीच लीडर बनने से मना करने वाले सैम का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा। वो हर टेस्ट में हमेशा सबसे आगे रहता था। कुश्ती और लड़ाई में उसे कोई हरा नहीं पाया। भारी बोझ के साथ दौड़ में जब बाकी लोग आधा रास्ता ही तय कर पाते थे, तब तक वह अपनी दौड़ पूरी करके दोबारा प्रैक्टिस शुरू कर देता था। लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद वो बहुत ही अकेले रहने वाला इंसान था। वो किसी से बात नहीं करता था और लगभग न के बराबर सोता था। खाना खाते वक्त भी वो हमेशा अकेला बैठता था। सब आपस में बातें करते थे कि शायद उसे कोई गहरा सदमा लगा है। लेकिन चौथे हफ्ते की शूटिंग ट्रेनिंग में सैम के बारे में सबकी राय बदल गई। उस वक्त हर किसी को लगता था कि वह शूटिंग में माहिर है। जब इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि कितने लोग असली जंग के मैदान में रहे हैं तो बहुत कम हाथ उठे। पता चला कि पहले 2 लोगों ने सिर्फ ट्रेनिंग की थी, वे कभी असली लड़ाई में नहीं गए थे। जाहिर है इंस्ट्रक्टर ने तुरंत उनका मजाक उड़ाया। तुम किसके साथ थे? साइलेंस। स्पार्टन शब्द सुनते ही इंस्ट्रक्टर के होश उड़ गए और बाकी सैनिक भी उसे हैरानी से देखने लगे। उनकी ऐसी प्रतिक्रिया इसलिए थी क्योंकि स्पार्टन मिडिल ईस्ट की सबसे खतरनाक यूनिट का कोड नाम था। इसका मतलब था सबसे भीषण लड़ाई और जान का खतरा। सिर्फ वही लोग इसका नाम लेने के हकदार थे जो सच में मौत के मुंह से लौट कर आए हों। इंस्ट्रक्टर ने बहुत से दिखावा करने वाले रंगरूप देखे थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि शांत रहने वाले सैम का इतिहास इतना खतरनाक होगा। उम्मीद के मुताबिक सैम की निशानेबाजी ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया। उसकी हर गोली सीधा निशाने पर लग रही थी। क्योंकि सैम ने अपनी यूनिट 3री ब्रिगेड 10वीं माउंटेन डिवीजन का नाम लिया था, इसलिए बाकी सैनिकों को अंदाजा हो गया था कि उसने साइलेंस वो मेडल बहादुरी का एक बहुत बड़ा सम्मान है जो आम मेडलों से कहीं ऊपर होता है। ये एक जिंदा हीरो होने का सबसे बड़ा सबूत था। अब सब लोग सैम की इज्जत करने लगे थे और समझ गए थे कि वो कितना काबिल सैनिक है। तभी टीवी पर एक खबर आई कि स्पेस एजेंसी ने सौरमंडल के बाहर एक बहुत बड़ी चीज को पृथ्वी की तरफ आते हुए देखा है। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। देर रात की ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि वे रेंजर क्यों बनना चाहते हैं। किसी ने कहा कि वे बेहतरीन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, किसी ने कुछ और कहा। लेकिन जब सैम की बारी आई तो उसका जवाब बिल्कुल अलग था। वक्त बीतने के साथ ट्रेनिंग और भी मुश्किल होती गई। पहाड़ से उतरना, धमाके करना, कमरों में घुसकर दुश्मन को मारना और असली जंग जैसी प्रैक्टिस करना, वे हर दिन अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। देखते ही देखते 6 हफ्ते बीत गए। आधे से ज्यादा लोग बाहर हो चुके थे। अब जो बचे थे वे बेहतरीन से भी बेहतरीन थे। एक रात सैम अचानक एक धमाके की आवाज से जाग गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, इंस्ट्रक्टर कमरे के अंदर घुस आया। इसके बाद पानी के अंदर वजन उठाकर चलने का टेस्ट हुआ। सैम जो हमेशा हर काम आसानी से कर लेता था, आज उस ठंडे पानी में घुटकर मरने ही वाला था। जैसे जैसे समय बीतता गया बाकी सैनिक पानी से बाहर आने लगे, लेकिन सैम की आंखों के सामने पुरानी यादें आने लगी। वो मरता हुआ सैनिक सैम का अपना छोटा भाई था। 2 साल पहले उसका भाई कंधार के रेगिस्तान में फंसा हुआ था। सैम एक इंजीनियर के तौर पर अपने भाई की मदद करने वहां पहुंचा था। वो उसे बचाने और रास्ता साफ करने आया था। जब सैम उसे बता रहा था कि गाड़ी में खराबी की असली वजह क्या है तो उसका भाई कुछ और ही सोच रहा था। उसके दिमाग में बस रेंजर बनने का जुनून सवार था। मेरे भाई देखो, उसे तो अपनी यूनिट के लोगों के नाम तक नहीं पता। हम अगले महीने उस जहाज से निकल सकते हैं। हालांकि दोनों कंधार में ही थे, लेकिन वे महीनों तक एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे। ये उनके वादे के बिल्कुल उलट था। वे दोनों हमेशा से 75वीं रेंजर रेजिमेंट का हिस्सा बनना चाहते थे, क्योंकि एक रेंजर बनकर ही वे अपने हाथ पर बने कभी हार न मानने वाले टैटू का मान रख सकते थे। भाई की हिम्मत बढ़ाने पर सैम आखिरकार मान गया। उन्होंने तय किया कि घर वापस जाकर वे दोनों रेंजर भर्ती के लिए नाम लिखवाएंगे। जब भाई चिल्लाकर कह रहा था कि वो सबसे बेहतरीन रेंजर बनेगा, तभी तालिबान का एक बम वहां आकर फटा। साइलेंस। सैम किस्मत से बच गया, लेकिन उसका कोई भी साथी नहीं बचा। हर तरफ लाशें बिछी हुई थी। वो मंजर बहुत ही खौफनाक था। जब सैम पूरी तरह टूट चुका था तभी उसे लगा कि उसका भाई शायद अभी जिंदा है। ये सब सार्जेंट मेजर शेरिडन देख रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि सैम की ये हालत आगे चलकर टीम के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे अपने ऑफिस में बुलाया। हालांकि दोनों सार्जेंट जानते थे कि सैम में बहुत काबिलियत है, लेकिन उसके हालिया बर्ताव को देखकर उन्हें लगा कि वो रेंजर बनने के लायक नहीं है। सेना कभी भी ऐसे इंसान को नहीं अपनाती जो दिमागी तौर पर स्थिर न हो और दूसरों से घुलता मिलता न हो। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने सैम को इज्जत के साथ ट्रेनिंग छोड़ने को कहा। हालांकि सैम जानता था कि सार्जेंट सही कह रहे हैं, लेकिन उसका जुनून उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। उसने रुकने का फैसला किया, जिससे सार्जेंट की परेशानी और बढ़ गई। अब उन्हें कोई और रास्ता निकालना था ताकि सैम खुद हार मानकर चला जाए। बधाई हो, तुमने आखिरी राउंड पार कर लिया है। तुम्हारे पास तैयारी के लिए कुछ मिनट है ताकि तुम साबित कर सको कि तुम एक बेहतरीन रेंजर बन सकते हो। तुम्हें मंजूरी दी जाती है। ये सुनते ही सब खुशी से झूम उठे। इतनी लंबी मेहनत के बाद आखिरकार कामयाबी की किरण नजर आ रही थी। यहाँ तक कि सैम के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। इसके बाद टॉरेस ने सबको आखिरी टेस्ट यानी डेथ मार्च के बारे में बताया।
दुश्मन के इलाके में एक खुफिया विमान गिर गया है। रेंजरों को वहां जाकर जासूसी करनी है और बचाव अभियान चलाना है। उन्हें समय रहते उस विमान को ढूंढना होगा और उसे बम से उड़ाना होगा ताकि कोई भी राज दुश्मन के हाथ न लगे। इसके बाद उन्हें दुश्मन के ठिकाने का पता लगाना था जहां भारी सुरक्षा के बीच अपनों को बचाना था। तुम्हारे पास सिर्फ ग्रेनेड और रिमोट कंट्रोल होगा। तुम गोली नहीं चला सकते, लेकिन ध्यान रहे तुम पर हमला हो सकता है। ट्रेनिंग के दौरान अगर इंस्ट्रक्टर ने उन्हें पकड़ लिया तो मिशन वही फेल हो जाएगा, लेकिन अगर वे सफल रहे और सारे हमलों से बचकर तय घंटों में अपना काम पूरा कर लिया तो उन्हें रेंजर रेजिमेंट का बैज मिल जाएगा और वे असली रेंजर बन जाएंगे। जल्दी ही वे अपना सारा सामान समेटकर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की तरफ चल दिए। हालांकि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ कैसी तबाही होने वाली है। फिर 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उन्हें घने पहाड़ों के बीच ले गए। रेंजर रेजिमेंट में आने के बाद ये उनका पहला असली मुकाबला होने वाला था। इस कठिन ट्रेनिंग के बाद अब हर कोई पूरी तरह बदल चुका था। उनकी हर हरकत एकदम सधी हुई और फुर्तीली थी। तभी सैम की लीडरशिप में ये जांबाज टीम एक घने जंगल में घुस गई। लोकेशन ट्रैक करने वाले साथी ने जल्द ही टारगेट का पता लगा लिया। सैम ने जैसे ही टारगेट की दिशा देखी उसने फौरन टाइमर चालू कर दिया। घंटों के लंबे सफर के बाद ये टीम आखिरकार रात होने से पहले अपनी मंजिल के पास पहुंच गई। सबको थका हुआ देख सैम ने सुझाव दिया कि अब आराम कर लेना चाहिए ताकि आगे के मुश्किल मिशन के लिए ताकत बची रहे। पर किसे पता था कि अभी आराम शुरू किए कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक वहां मोर्टार फटने लगे। धमाकों की गूंज ने सबकी नींद उड़ा दी और उन्हें पूरी तरह चौकन्ना कर दिया। सैम को लगा कि ये जरूर इंस्ट्रक्टरों का काम है ताकि वे हमें रुकने न दे। बाकी सभी इस बात से सहमत थे और मजबूरी में उन्हें फौरन उठकर आगे बढ़ना पड़ा। अगली सुबह टीम आखिरकार टारगेट के पास पहुंच गई। वहां नदी किनारे एक अजीब सा लोहे का ढांचा पड़ा हुआ था। सैम ने अंदाजा लगाया कि ये वही खुफिया विमान है जिसे उन्हें तबाह करना था। बस इसे उड़ाते ही उनका पहला मिशन पूरा हो जाता। मगर सैम को कुछ गड़बड़ लगी। उसने फौरन रेडियो ऑपरेटर को हेडक्वार्टर से बात करने को कहा। जब सब लोग हमले से बचने का रास्ता सोच रहे थे तभी लोकेशन देख रहे साथी ने बताया कि वे सही जगह से कई सौ मीटर दूर है। उसी समय रेडियो ऑपरेटर ने बताया कि संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। सिग्नल गायब थे और डिवाइस से अजीब सी आवाजें आ रही थी। उन्हें बस यही लगा कि ये सब उनके इंस्ट्रक्टरों का बिछाया जाल है ताकि उनका टेस्ट लिया जा सके। फिर सैम के पीछे पीछे सभी लोग सावधानी से पहाड़ी के नीचे आए। जब वे अलग अलग रास्तों से उस विमान के पास पहुंचे तभी सैम को अचानक कहीं से चमक दिखाई दी। उसे लगा कि वहां इंस्ट्रक्टर छिपे हुए हैं। उसने एलेक्स को इशारा किया कि वो खुद जाकर चेक करेगा। मगर सैम के जाते ही उन लोगों ने अपनी मर्जी से उस लोहे के ढांचे पर बम लगा दिए। उधर सैम घने जंगल के अंदर जा चुका था। वहां उसने देखा कि जो चीज चमक रही थी वो दरअसल एक गिरा हुआ असली लड़ाकू विमान था। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। धमाके की आवाज सुनते ही सैम का दिल बैठ गया। उसे कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हुआ। धुआं छंटने के बाद सबने नदी के उस पार देखा तो वे हैरान रह गए। वो लोहे का ढांचा एकदम सही सलामत था। उस पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। जब वे सब सोच ही रहे थे कि ये क्या हुआ तभी वो अजीब मशीन अचानक जाग उठी। उसने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में कई मीटर ऊंचा और डरावना लोहे का दानव उनके सामने खड़ा था। अब उनके पास अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पर अभी वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक ढलान पर फंस गए। अगले ही पल एक जोरदार गोला सीधा उनके ठीक सामने आकर फटा। सब लोग उस पहाड़ी से नीचे की तरफ लुढ़कने लगे। चारों तरफ धूल और पत्थर उड़ रहे थे। वे खुद को संभाल नहीं पा रहे थे और बस बेबस होकर नीचे गिरते जा रहे थे। साइलेंस। सैम को ज्यादा चोट तो नहीं आई पर 2 साल पुराना वो भयानक हादसा उसकी आंखों के सामने फिर से घूमने लगा। उसे गहरा सदमा लगा था। होश में आने के बाद उसने अपना टूटा हुआ अंगूठा दर्द सहते हुए खुद ही ठीक किया और फौरन अपने उस साथी का मुंह बंद किया जो दर्द के मारे चिल्ला रहा था। सैम ने धीरे से कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? फिर वे दोनों अपने घायल साथी जॉन को पहाड़ी के नीचे ले आए। उधर एक और साथी एलेक्स की हालत बहुत खराब थी। उसके कंधे के आर पार पेड़ की टहनी घुस गई थी। सैम को लगा कि ऐसे में उन्हें फौरन हेडक्वार्टर से मदद मांगनी चाहिए। उसने अकेले वापस ऊपर जाकर रेडियो ढूंढने का फैसला किया। पर ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि उस मशीन ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। उसके कई साथी मारे जा चुके थे जिनकी लाशें क्षत पड़ी थी। जब उसे रेडियो ऑपरेटर मिला तो देखा कि वो और उसका रेडियो दोनों एक गोले से पूरी तरह तबाह हो चुके थे। तभी उसे दूर एक बचा हुआ साथी दिखा। वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि वो लोहे का दानव उस साथी के पास पहुंच गया। उसने एक गोला दागा और वो बेचारा सिपाही वही ढेर हो गया। साइलेंस। सैम समझ गया कि वो मशीन अभी भी उनका शिकार कर रही है। वो तुरंत वहां से भागा। उधर घायल एलेक्स ने भी दम तोड़ दिया। ये देख सब दुखी थे। तभी सैम वहां पहुंचा और उसने फौरन सबको वहां से निकलने को कहा। पर पहाड़ी के नीचे एक और गहरी खाई थी। कोई रास्ता न देख उन्होंने रस्सियों के सहारे नीचे उतरने का फैसला किया। सैम ने चाहा कि वो सबसे आखिर में आए पर एक साथी ने जिद की कि सैम पहले जाए। जब जॉन रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतर रहा था और सैम नीचे उसका इंतजार कर रहा था तभी उसके गले में लटका कंपास पागलों की तरह घूमने लगा। खतरा भांपकर सैम जोर से चिल्लाया कि जल्दी करो। पर तभी उस मशीन ने ऊपर वाले साथी पर निशाना साध लिया। साइलेंस। पहाड़ी के ऊपर से उस मशीन के आने की आवाजें आ रही थी। वे डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। पर वो बेजान मशीन उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने इंसानों को ढूंढने वाला अपना स्कैनर चालू कर दिया। सब दुआ कर रहे थे कि वे बच जाएं, पर तभी स्कैनर की नजर जॉन के जख्मी पैर पर पड़ गई। अगले ही पल उस मशीन ने लेजर तोप से हमला किया जो बहुत ताकतवर थी पर उसका निशाना चूक गया। हर बार हमला बस जरा सी दूरी से बच रहा था। उन्हें दूर भागते देख उस मशीन ने बड़े स्टाइल से कई बम उनकी तरफ उछाल दिए। इतनी मुसीबत के बाद भी वे खुशकिस्मत थे कि जिंदा बच गए। वो मशीन गुस्से से पागल हो गई और उसके सिर से धुआं निकलने लगा। एक सुरक्षित जगह पहुंचकर सब अंदाजा लगाने लगे कि ये मशीन कहां से आई है। किसी ने कहा कि ये जरूर रूस या चीन का कोई गुप्त हथियार होगा। पर सैम ने शांति से जवाब दिया कि रूस के पास इतना बजट या तकनीक नहीं है। दुनिया में शायद सिर्फ चीन के पास ही ऐसी ताकत है। अब जॉन की हालत बिगड़ रही थी। उन्हें 8 किलोमीटर दूर उस गांव में पहुंचना था जहां उनके इंस्ट्रक्टर मौजूद थे। पर घने जंगल के बाद एक तेज बहाव वाली नदी ने उनका रास्ता रोक लिया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।